इसमें अम्बेडकरवादी वकील हैं, ये ध्यान रखना, होशियारी से रहो और लिमिट में रहो। तो नमस्कार, मैं नाम अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। आपको बता दें कि बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को 2017 के उन्नाव रेप मामले में जो है जमानत मिल गई है। इस पूरे मुद्दे को लेकर बातचीत करने मेरे साथ महमूद प्राचा जी है, और ये वो शख्स है जो उस पूरे मामले में जो रेप पीड़िता थी उनकी तरफ से जो है वकील थे। तो पूरा देश ये जानना चाहता है कि आखिरकार जो व्यक्ति जिस पर पूरा ये आरोप सिद्ध हो चुका था, जिसको सजा हो चुकी थी कुलदीप सिंह सेंगर को, उनको अचानक से जमानत कैसे मिल गई। अब सर ये कहा जा रहा है कि जो जमानत है वो हाईकोर्ट की तरफ से जमानत दी गई। हाईकोर्ट के पास राइट होता है कि वो जमानत दे सकते हैं अगर निचली अदालत से कोई फैसला आया है। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? आप वकील भी हैं और आप बता सकते हैं इसमें क्या लूज फॉल्स रहे। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि इससे पहले कि मैं आपकी बात का जवाब दूं, इस जजमेंट के बाद जो हालात देश की बच्चियों के लिए बन गए, मैं बार बार पूरे देश के लोगों से आह्वान कर रहा हूं कि अगर अपनी बच्चियों को सुरक्षित रखना है तो पुलिस की लाठियों और गोलियों से और जेल से, झूठे मुकदमों से आपको डरना नहीं है, उनका सामना करना है और पीसफुल प्रोटेस्ट करके सड़कों पे आना है पूरे देश में। अगर कोई भी पुलिस का व्यक्ति आपको तंग करेगा तो हम आपकी मदद के लिए हैं। पहले तो मैं ये खुलेआम इसलिए आपको सबको बता रहा हूँ कि अगर आप अपनी बच्चियों को बचाना चाहते हैं, इस जजमेंट के बाद से जो स्थिति उत्पन्न हुई है, तो सड़कों पे आइए और पीसफुल प्रोटेस्ट शुरू कीजिए अपनी बच्चियों को बचाने के लिए। अब मैं इस जजमेंट का लॉजिक बताऊं। एक सवाल मेरा आपसे है सर, आप खुद वकील थे, तो एक वकील के तौर पर आपसे मेरा पहला सवाल है, आपसे क्या कमी रह गई, क्या दलीलों में कमी रह गई कि जमानत हो गई? हाँ, ये बात सही है और मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो बहानेबाजी नहीं बनाता। मैं अपनी गलती मानता हूं कि मैं बस उतना ही कर पाया जितना मैं कर पाया, मुझे लेकिन इससे ज़्यादा करना चाहिए था। मैं यूँ नहीं कहूँगा कि मैंने अच्छा आर्ग्यू किया, लोगों ने बाहर आके मुझसे गले तक मिला कि इतनी ज़बरदस्त आर्ग्यूमेंट हमने कभी नहीं सुनी है, लेकिन फिर भी बहानेबाजी में पसंद ही नहीं करता, ना मैं अपने लिए कोई बहाना दूंगा। मैं अपने आप को खुद इस केस में आज जो है एक तरीके से शर्मिंदा हूँ मैं कि मैं इस बच्ची को दिल्ली हाई कोर्ट से न्याय नहीं दिलवा पाया। इसके लिए मैं तहे दिल से उस परिवार से भी माफ़ी मांग रहा हूँ और पूरे देश से भी माफ़ी मांगता हूँ। अब व्यथा सुनिए मेरी। जब ये केस हाथरस की बच्ची की केस की तरह ये भी केस ख़राब हो गया था, तब मेरे पास आया था। इसमें जब मैं था भी नहीं इस केस में, तो जो ट्रायल कोर्ट था उसने ये फाइंडिंग दी थी कि सीबीआई के जो आईओ हैं, सीबीआई मतलब पूरी तरीके से सेंगर साहब को बचाने की कोशिश कर रही थी, उनके लिए उन्होंने झूठे सबूत बनाए और सच्चे सबूत मिटाए। लेकिन फिर भी इस बच्ची का और इसके जो कुछ एक दो घर वाले गवाह थे, उनकी गवाहियाँ इतनी मजबूत थीं कि उनके बेसिस पे ही उसको उम्र कैद की सज़ा हो गई। फिर जब हमारे पास ये केस आया तो हमने इसको एक एक कड़ी को जोड़ के बनाना शुरू किया और धीरे धीरे करके जब केस बिल्डअप करने लगे, तो सबसे पहला तो जो मरहला मैं बताना चाहता हूँ कि पहले तो इस केस के वकील हमारे आने से पहले तो ये कह रहे थे कि हमें अपील में और एविडेंस लेना है, क्योंकि उनकी उम्मीद थी कि अब और सीबीआई का साथ लेके, अब तो बात भी थोड़ी पुरानी हो चुकी है, और झूठे गवाह उसमें डाल के और उसको उम्र कैद की सज़ा नीचे कोर्ट से ही हम ख़त्म करा लें। तो ये हाई कोर्ट में उनकी एप्लीकेशन लगी हुई थी। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि हम तैयार हैं, हमारी अपील यहाँ भी सुन लो तुम, और हमारे को नीचे एविडेंस के लिए भेज दो या यहीं ज़्यादा एविडेंस ले लिया जाए, ताकि उनका आइडिया ये था कि पूरे जो बचे कुछ भी सबूत हैं उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। फिर मेरी एंट्री होती है। मेरी एंट्री होते ही मैंने कहा एकदम ठीक बात है, और एविडेंस लो, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। इससे उनका जो डिफेंस, जो कुलदीप सिंह सेंगर साहब की लीगल टीम थी, वो शायद उन्होंने बैकफुट पे चले गए। उन्होंने कहा नहीं जी, अब हमें ज़्यादा एविडेंस नहीं है, क्योंकि मेरे आने के बाद उन्हें डर लगा कहीं अब मैं हूँ तो लड़की को ज़्यादा डराया भी नहीं जा सकेगा, और अगर सीबीआई भी कुछ गड़बड़ कर रही होगी तो मैं पकड़ ही लूँगा उन्हें वहाँ पे रंगे हाथों। तो उन्होंने फिर अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की। उन्होंने कहा जी अब हमें अपील सुनवानी नहीं है, मतलब अब तक तो कह रहे थे हम तो यूँ बरी हो जाएंगे, अब हमें मेन अपील नहीं सुनवानी, तो और अब हमें सिर्फ बेल दे दो। क्योंकि लेकिन जो पहले वाली बेंच थी उन्होंने कहा नहीं,
हम तो अपील सुनेंगे, तुम इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो कि तुम्हारा कुछ नहीं है तो अपील सुनो, और नीचे की ये तुम कह रहे हो, प्राचा साहब कह रहे हैं चलो नीचे एविडेंस करा लो, तो वो अपनी बात से मुकर गए। उसके बाद नई बेंच आई है, वो उनकी इस बात से राज़ी हो गई और अपने जो पुराने वाली बेंच थी उसकी बात से उन्होंने वो क्या, नहीं हम ये पूरी अपील नहीं सुनेंगे, ये नई अपील सुनेंगे। जज के बदलने से जो बेंच नहीं आ गई, 2 जज होते हैं इसमें, 2 जज थे, तो पहले दूसरे 2 जज थे, अब इसमें दूसरे 2 जज आ गए। चलिए, अब हमने फिर भी ये कहा कि भाई जब इन्होंने एक तरीके से कोर्ट की स्ट्रैटेजी बना के ये विड्रॉ कर ली अपनी एप्लीकेशन, तो हम लगा देते हैं। अब भी आपको, आपके लिए एक न्यायालय के लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि सच को ढूंढना। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो ये संविधान बनाया है उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोर्ट जो बनाई ही इसलिए गई है कि वो किसी भी हालत में किसी भी कीमत पर सच ढूंढे। तो मैंने कहा सच ढूंढने के लिए तो ये अदालत भी है, सच ढूंढते हैं, चलिए और एविडेंस लेते हैं। लेकिन जज साहब ने वो हमारी एप्लीकेशन खारिज तो नहीं की, लेकिन उसको पेंडिंग रखा और इस पे अब शुरू कर दी। बहस के दौरान हमने क्या बहस की, और वही बहस मैं पूरी दुनिया के सामने बार बार यहाँ भी दोहरा रहा हूँ, थोड़े मतलब कम शब्दों में, ये तो कई दिन तक बहस चली थी। अब उस तरफ से आप अगर ऑर्डर शीट भी देखेंगे तो इतने बड़े बड़े वकील, पूरी बड़ी लंबी चौड़ी लीगल टीम और सब, और हमारी तरफ से हम तो थे, हमारी छोटी सी टीम, और सीबीआई के जो वकील थे पहले, वो तो बिल्कुल ही एक तरीके से मैं ये कहूँगा कि वैसा ही कर रहे थे जैसे ट्रायल कोर्ट में हो रहा था। बाद में एक और वकील साहब आ गए, उन्होंने कहा नहीं हम प्राचा साहब की बात को मानने के लिए तैयार हैं। सीबीआई के वकील ने पहली बार ऐसा कहा किसी ने, उन वकील साहब को ही हटा दिया गया, उनको इस्तीफा देना पड़ा या उनको हटा दिया गया। ये भी हमने मुद्दा उठाया इस अदालत के सामने भी, लेकिन इस बात को भी नज़रअंदाज कर दिया और इसको जजमेंट में लिखा ही नहीं। ये सब इसके क्रिटिसिज्म है। अब हमने बहस क्या की थी, कानून बेल जब तक के किसी मुलजिम को अपराधी बनने से पहले उसको जब अभियुक्त होता है तो बेल नॉट जेल का जो रूल होता है, बेल देनी चाहिए और जेल नहीं देनी चाहिए, ठीक, ये कानून है, रूल है। लेकिन जैसे ही सजा हो जाती है तो ये उल्टा हो जाता है, तब जेल नॉट बेल बन जाता है। अब अगर कोई, लेकिन सर ये भी कहा जाता है अगर इंसान अपील में चला जाता है तो फिर बेल दी जा सकती है। मैं वही बता रहा हूँ ना आपको, बेल दी जा सकती है, लेकिन रूल होता है जेल, क्योंकि अब वो अभियुक्त नहीं है, अब वो एक कोर्ट ने अपील में जाने के बावजूद भी, अपील में जाने के बावजूद भी अब वो नहीं है ना, अभियुक्त नहीं है ना, अब तो वो मुलजिम है, मुजरिम है। अब तो उसका गुनाह साबित हो चुका है एक अदालत में, ठीक, तो अब उसको बेल नहीं दी जाती। अब बेल लेने के लिए क्या करना पड़ता है, जो बेल लेने वाला व्यक्ति है या सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस मांगने वाला व्यक्ति है उसको ये दिखाना पड़ता है, मतलब एक तो गहराई में नहीं जा सकती कोर्ट, ये बिल्कुल मना है। जैसे इसमें 53 पेज है ना, और एक वजह यही थी जो दी जा रही थी, जज भी मान रहे थे इस बात को कि अपील सुनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन असल में अपील से ज़्यादा टाइम ये बेल सुनने में लग गया। और हम बार बार इस बात को कह रहे थे इतनी देर में तो अपील सुन लेंगे, हमें पूरा भरोसा था हम जीत जाएंगे अब भी, और फर्दर एविडेंस तो होते ही ये बिल्कुल ही फांसी की तरफ, मत फांसी तो नहीं, पक्की वाली उम्र कैद की तरफ बचने का चांस ही नहीं बचता कोई। खैर जज साहब ने हमारी बात नहीं मानी। तो जब ये कानून उल्टा हो जाता है तो ये साबित करना पड़ता है सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस लेने के लिए कि ये बेचारा इतना निरीह प्राणी है, इससे ज़्यादा शरीफ व्यक्ति पैदा ही नहीं हुआ दुनिया में आज तक कोई, ये साबित करना पड़ता है। और एक तो ये बहुत ज़्यादा शरीफ है, इस बेचारे को वो जो नीचे की कोर्ट थी उसने एक ऐसी जजमेंट पास कर दी जिसे अभी के अभी उठा के कूड़े के डिब्बे में फेंक देना चाहिए। मैं आम आदमी की भाषा में बोल रहा हूँ, मतलब वो पैल्पेबली रॉन्ग होनी चाहिए जजमेंट, यानी कि कूड़े के डिब्बे के लायक होनी चाहिए कि पहली दृष्टि ऐसे देखी और यूं कूड़े के डिब्बे में फेंक दिया। ये दो चीज़ें साबित पहली करनी होती है कि ये बहुत बेचारा शरीफ है, इसके साथ दुनिया का सबसे बड़ा अन्याय हो रहा है, आप ये अपील सुन नहीं सकते, बहुत टाइम लगेगा, इसलिए इस बेचारे को छोड़ दो। और इसके साथ साथ ये भी बताना होता है कि इससे ये जो पीड़ित पक्ष है, पीड़िता है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ना इस पीड़िता को कोई फर्क पड़ने वाला है, इसका कोई भी इतना सा भी नुकसान होने की कोई संभावना ही नहीं है। और सोसाइटी में भी अच्छा मैसेज जाएगा इसको छोड़ने से, मतलब कोई बुरा मैसेज नहीं जाएगा, एक सोसाइटी जो है पूरी एक अच्छा मैसेज लेगी कि हाँ जी ये अच्छा काम हो गया। ये सब चीज़ें अदालत में साबित करनी होती हैं, तब ये बेल मिलती है। शर्तों के साथ सर जो बेल मिली है, शर्तों के साथ की बात नहीं हो रही, बेल मिलती ही हमेशा शर्तों के साथ है। ये भी अब जो इनकी जो एक एप्स्टीन है, ये एप्स्टीन गैंग है इंडिया का,
जिसके ये मेंबर हैं। मैं आपको ये बिल्कुल ऐसी बात बता रहा हूँ जो आने वाले टाइम में साबित होगी। ये पूरा एक एप्स्टीन गैंग है इंडिया का, जो बाहर वाला रैकेट चल रहा है। एप्स्टीन गैंग, एप्स्टीन के बारे में पता है आपको, जो अमेरिका में अमेरिका जो फाइल निकली, हाँ, वही है बिल्कुल ये डिट्टो, और उससे भी बड़ा है ये। इसमें बहुत सारे लोग हैं जो सामने आ रहे हैं, एक एक करके नकाब उतर रहे हैं सबके, ऐसे ऐसे ऐसे। इसीलिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट के बड़े बड़े लोग, यूपी गवर्नमेंट के बड़े बड़े लोग, सीबीआई के बड़े बड़े लोग, और ये इंटरनेशनल कार्टेल जो है एप्स्टीन गैंग का, उसमें गैंगस्टर्स भी हैं, शूटर्स भी हैं, सब बड़े बड़े माफिया हैं इसमें। नाम अगर आप लोग भी देख रहे होंगे जो समर्थन में आते जा रहे हैं धीरे धीरे करके। ये एप्स्टीन गैंग है भारत का। ब्रजभूषण सिंह ने कहा कि साजिश हुई उनके साथ। वो क्या है, वो भी एप्स्टीन है कि नहीं है? उन्होंने महिलाओं के साथ क्या क्या नहीं किया, क्या क्या उनके ऊपर है, और उन्होंने पुलिस के साथ यही फार्मूला अपनाया। साबित तो नहीं हुआ। मैं क्या कह रहा हूँ, इसके साथ साबित हो जाता अगर वकील नहीं आ जाता एक ईमानवाला अम्बेडकरवादी, तो ये 3 साल पहले इसकी जमानत हो जाती, जिस समय ये मेरे पास आई है। कुलदीप सिंह सेंगर की 3 साल पहले जमानत हो जाती। मैं गलती तो मान रहा हूँ क्योंकि मैं बाबा साहब का अनुयायी हूँ, लेकिन इतनी भी बड़ी गलती नहीं है मेरी। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ मैंने क्या क्या किया इस केस। ठीक है, लेकिन सर अब सवाल ये है, क्योंकि आप इस पूरे केस को देख रहे हैं, अब जिम्मेदारी आपके ऊपर भी है, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि सर अब आप क्या कहना चाहेंगे देश की जनता को भी? पूरा देश ये जानना चाह रहा है कि अब जमानत होगी कि नहीं होगी, तो इसका जवाब तो आपसे बेहतर कोई नहीं दे सकता है। देखिए, मैं ये बता रहा हूँ कि हमारे देश में जो सबसे बड़ी कमी है ना, महिलाएं हों या कोई भी पीड़ित वर्ग हो, हमारे देश में शॉर्ट टर्म मेमोरी है। और उसकी वजह भी है क्योंकि आप पिछले मोदी जी के टाइम से तो 80 करोड़ लोग तो बेचारे 5 किलो अनाज के लिए ही मोहताज हो गए, तो वो इन सब चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे कि देश लूटा जा रहा है। थोड़े समय के लिए उद्वेलित होते हैं, उसके बाद शांत हो जाते हैं। ये जो एप्स्टीन गैंग है ना, ये इस बात को समझता है कि 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, मैक्सिमम 1 हफ्ता, 10 दिन, तो एकदम इसके लिए पब्लिक जागी रहेगी, आंदोलन भी होंगे, सब होंगे। उसके बाद ये बेचारी पीड़िता रह जाएगी और एप्स्टीन गैंग रह जाएगा। उसके बाद इसके साथ जो होता है, वो जो पिछले 3 साल मैंने अकेले इस बच्ची को बचाने में लगाए ना, और उसके बाद अपना केस ऊपर और ऊपर बनाने में लगाए, जैसे हम हाथरस की बच्ची के साथ कर रहे हैं, उसके साथ भी कोई कम अन्याय हो रहा है, उसकी फैमिली के साथ वही हो रहा है जो इसके साथ हो रहा है। तो ये बंदी थी सीआरपीएफ की। खैर, हमने क्या क्या किया आप और आगे बताते हैं। हमने सीबीआई को अप्रोच किया कि भाई आपका आईओ बहुत दिन से कर रहे हैं कि आपके आईओ ने तो इतनी बड़ी चोरी की थी, ये तो बहुत बड़ा अपराध है, आप एफआईआर दर्ज करो। अब वो बेचारा आईओ अगर खुद ही करता ये काम, तब तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होती। उसमें तो बड़े बड़े लोग शामिल थे एप्स्टीन वालों को बचाने के लिए, एप्स्टीन सेंगर को बचाने के लिए। तो ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी दुनिया एक थी ना। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के लोगों ने बड़े से बड़े वकील किए। किस चीज़ के लिए? कि इस बच्ची की सिक्योरिटी विड्रॉ कर लो और ये इसके परिवार की सिक्योरिटी विड्रॉ कर लो। तो बच्ची की बड़ी मुश्किल से बचाने में कामयाबी हुए। परिवार की सिक्योरिटी सरकार ने झूठी रिपोर्टें तक फाइल की उसमें, सेंट्रल गवर्नमेंट और यूपी गवर्नमेंट दोनों ने, और परिवार की सिक्योरिटी वापस ले ली। अगले दिन हमला हो गया। ठीक है, हमने उसकी भी एप्लीकेशन लगाई, तो फिर कहा कि नहीं जी, हम तो कुछ कार्रवाई कर देंगे, ज़रूरत नहीं है, हम देख लेंगे। फिर झूठी गारंटी देके फिर सेंट्रल गवर्नमेंट और यूपी गवर्नमेंट ने बड़े बड़े वकील लाके पूरी चढ़ाई कर दी कोर्ट पे। यहाँ तक कि कोर्ट को इतना भी कन्विंस कर लिया था इस कार्रवाई से पहले कि पूरे देश में जो छोटी बच्चियों के लिए सुओमोटो कॉग्निजेंस पुलिस जो सुप्रीम कोर्ट ने ली थी, वो बेला त्रिवेदी साहिबा जो जज थी, वो भी जो जिनके बारे में क्या क्या बोला जाता है, मोदी जी की वो जो लॉ सेक्रेटरी रही थी, उन्होंने पूरे देश की बच्चियों के लिए केस ही बंद कर दिया सुमोटो, और किसी ने कुछ नहीं बोला सिर्फ हमारे अलावा। उस चीज़ के लिए भी हम अपोज करते रहे कि नहीं। खैर, जब ये पूरे देश के लिए डिसीजन हो गया तो इसके लिए क्या होना था। फिर उसके बाद भी हम चुप नहीं बैठे, हमने अपील की। किसमें? जो दूसरे वाले केस में जिसमें अभी भी बंद है ना, वो जो 10 साल की जो सजा हो रखी है, 10 साल की सजा है और सिंगल है, उसमें भी हालांकि जब डिवीजन बेंच से पहले उसमें बेल हो जानी चाहिए थी, वो भी हमने रुकवा के रखी, क्योंकि उसमें तो 10 साल की सजा थी, इसमें तो उम्र कैद थी। तो ये भी मेहनत, मेरा कोई वो नहीं है कि मुझे इस गलती का जिम्मेदार नहीं माना चाहिए। उसकी वजह से जेल में है आज भी वो, क्योंकि हमने वहाँ भी रोक के रखा हुआ है, वहाँ भी जजमेंट रिजर्व है। लेकिन वहाँ भी हमने रिक्वेस्ट की कि हमने ये सीबीआई तो मिली हुई है उस केस में भी,
हमने एप्लीकेशन लगाई है कि इसकी सज़ा 10 साल नहीं होनी चाहिए, इसकी सज़ा मृत्युदंड होनी चाहिए इसमें। वो एप्लीकेशन पेंडिंग रख के वो जजमेंट भी रिजर्व सिंगल बेंच ने कर लिया वहाँ पे। तो ऐसा नहीं है मैं मेहनत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये मैं कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ, गलती मैं अब भी मान रहा हूँ अपनी। वो पिटीशन भी अभी पेंडिंग है। ठीक है सर, जो बात आप कह रहे इसको हैं, फांसी होनी चाहिए। ये एप्स्टीन गैंग के जो एक तरीके से बड़े एक कुलदीप सिंह सेंगर को, कुलदीप सिंह सेंगर जो एप्स्टीन गैंग है भारत का, उसका एक हिस्सा है, उसको क्या फांसी के लिए कानून कोशिश में प्रावधान है रेप के मामले में, हत्या के मामले में फांसी? नहीं, रेप और हत्या में तो फांसी ही होती है। अच्छा, लेकिन मैं उस जिसमें पिताजी की मृत्यु हुई है ना, जिसमें 10 साल की सजा सीबीआई ने मिलकर करवाई है, जो सिंगल बेंच अकेले जज साहब के पास था, उसकी बात बता रहा हूं। उसमें हमने एप्लीकेशन लगा रखी है। जो अगर सीबीआई के अंदर इतनी सी भी ईमानदारी होती तो वो लगाते ना वो एप्लीकेशन ठीक है। कि इसको फांसी होनी चाहिए कुलदीप सिंह सेंगर साहब को। सर अगर रेप के मामले में अगर उनकी जो सजा थी अगर उसको बर्खास्त कर दिया गया, तो आपको क्या लग रहा है कि जो पिताजी की जो उनके पिताजी की जो पुलिस कस्टडी में जो हत्या हुई थी उसमें भी उनको जो है दोषी माना गया था, उनको 10 साल की सजा हुई, अगर इसमें भी अगर बेल मिल जाती है फिर तो बाहर आ जाएंगे तुरंत से पहले तिहाड़ जेल वाले तो ऐसे बैठे हैं। जो तिहाड़ जेल हमने ये साबित किया, ये और हमने क्या किया वो भी बता रहा हूँ। पहले तिहाड़ जेल ने हमारे आने से पहले झूठे सर्टिफिकेट बनवा के तिहाड़ के डॉक्टर्स ने इनको पैरोल पे कई बार निकलवाया। हमने आने के बाद एम्स का इसका एक बोर्ड बनवाया। बोर्ड ने, क्योंकि हाई कोर्ट की निगरानी में हो रहा था, हालांकि एम्स में भी काफ़ी सक्षम है सेटिंग करने के लिए, लेकिन एम्स की बोर्ड ने कहा जी इनको तो इतनी ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसकी वजह से इनको हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा है, तो तब इनकी पैरोल होनी बंद हुई। फिर भी मेरी मतलब मैं ये एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं अपनी गलती फिर भी मानता हूँ। तो हम अकेले पड़ गए, यही मैं कह सकता हूँ। और अगर ये प्रेस और ये मीडिया हमारा तब साथ दे देती और ये जनता थोड़ी जाग जाती, तो उस समय जब हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे थे, जब इनके परिवार की सिक्योरिटी विड्रॉ हुई थी, अगर थोड़ी सी भी जनता हमारा साथ दे देती, ये जो बहुत सारे लोग आए तब आए जब ये इतना बड़ा हादसा हो गया, पूरे देश को शॉक हो गया कि ये जजमेंट इस व्यक्ति को दया का पात्र बता दिया और इसके सामने, इस बच्ची के सामने, इस बच्ची के, इसके पिता, मरे हुए पिता की कोई के ऊपर कोई दया नहीं की कोर्ट ने, उसके मरे हुई चाची के ऊपर कोई दया नहीं की, इसका जो वकील मारा गया, ट्रक चढ़ा दिया उसके ऊपर, उसके ऊपर कोई दया नहीं की कोर्ट ने। दया का पात्र सिर्फ कुलदीप सिंह सेंगर को पाया। ये तो सर बड़ा सवाल है, क्योंकि एक बच्ची जो नाबालिग है जिनके साथ गैंगरेप जैसी घटना घटित हुई, क्योंकि आरोप पहले रेप, उसके बाद गैंगरेप, उसके बाद पिता की हत्या पुलिस ने कराई झूठा केस बना के, उसके बाद उसके चाचा को झूठे केस में बंद करवाया, उसके बाद इसके ऊपर भी झूठा केस बनवाया, इस बच्ची के ऊपर झूठा केस है, पता है आपको ये। और अदालत ये कहती है, जो मैं इसका क्रिटिसिज्म एक और कर रहा हूँ, कि जो प्राचा साहब अब आप आके पॉइंट बता रहे हो कि इसको उम्र कैद की सजा, वो वाली उम्र कैद की सजा जिसमें साफ धाराओं में ही लिखा हुआ है कि मरते दम तक जमानत नहीं होगी, मरते दम तक सजा में रहेगा, ये जमानत नहीं सजा में रहेगा, वो अगर ये नीचे ट्रायल कोर्ट में बता देती बच्ची तो हम मान लेते वो बात। इस बच्ची ने तो बताया नहीं और सीबीआई ने भी नहीं बताया। अब हम तो कह ही रहे थे सीबीआई तो मिली हुई है, सीबीआई तो क्यों बताती, और इस बच्ची को कहाँ से पता होता, इसके पास कौन वकील थे उस समय जो सेंगर साहब देते थे। ये भी हुआ इस केस में, पूरी तरीके से पूरा सिस्टम कंट्रोल में था इस एप्स्टीन गैंग के मेंबर जो हैं सेंगर साहब। आप कह रहे हैं कि इससे वकील भी सेंगर तय करते थे लड़की? हाँ, ये कैसे हो सकता है? ये हुआ मेरे आने पहले तक। हाँ, आपको तो बच्ची और उनकी फैमिली और उनके जो सलाहकार थे वो नहीं कर अरे रहे भाई अच्छे अच्छे, जैसे हमारे ऑफिस में भी आपने देखा ना, वो अर्नब गोस्वामी साहब ने अपना जो पूरा चैनल इंटरव्यू भेज जो दिया। वायरल हुआ है। अब वो बैठने आते तो ऐसे हैं कि मैं अर्नब गोस्वामी साहब, वो बोले उनके, जब मैं गया ना मुझे तो पता नहीं था, वो एक जो सोशल एक्टिविस्ट हैं वो जबरदस्ती करके अर्नब गोस्वामी, पता नहीं बहुत सारे योग्यता बयाना का जो भी है, मैं तो किसी को, मेरा क्या मतलब है इसमें कि कौन इंटरव्यू किसको दे, मगर इसकी रक्षा करना बच्ची की मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ एज, क्योंकि मैं इसका वकील हूँ और मैंने इसको कितनी बार इसको मरने से बचाया है, तो क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है, मैं कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ किसी के ऊपर। तो जैसे ही मेरे काम ने, मैं तो अपना काम कर रहा था अंदर बैठ के, इसकी तैयारी कर रहे थे हम अपील फाइल करने की, किसी ने बताया कि जी वो अर्नब गोस्वामी 1-to-1 कर रहे हैं, तो मैं भाग के वहाँ गया, मैंने पूछा। अब अर्नब गोस्वामी साहब को तो मैं अच्छे से जानता हूँ, उन्होंने तो राहुल गांधी जी का हिट जॉब किया था ना, ये जयराम रमेश साहब के साथ मिलके किया था ना, उसके बाद हमारे गवई साहब का हिट जॉब किया था ना अभी किस किस से मिलके, उसके बाद सुशांत राजपूत के केस में एक बेचारी जो महिला थी उसके साथ हिट जॉब किया था इन्होंने। तो मेरे कान खड़े हुए, मैं भाग के गया, मैंने रोका
कि अर्नब गोस्वामी साहब को 1-to-1 नहीं करने दूंगा। मुझे पूरा शक है कि वो हिट जॉब कर रहे होंगे, देखने में ही तो अच्छे बनेंगे, तो मैंने उनको रोका। वरना तो इस बच्ची को, मासूम बच्ची को कुछ टेढ़े मेढ़े सवाल पूछ के, ऐसे सवाल उसको अपने जाल में फंसा के ऐसी बात कहलवा लेते जो कि उसका केस खराब कर देती। फिर मेरे खिलाफ पूरी एक मुहिम छिड़ी हुई है, एप्स्टीन गैंग पूरा मेरे पीछे पड़ गया, जिसके अर्नब गोस्वामी साहब और बाकी लोग जो अच्छे लगने वाले हैं वो भी मेरे से लड़ाई शुरू कर दी। पूरा मामला भी ये जो आंदोलन का भी रूप ले रहा है, अभी भी जो कुछ सोशल एक्टिविस्ट और कुछ महिलाएं संसद के बाहर भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कल के लिए भी कॉल है, तो आपको क्या लग रहा है कि ये जन आंदोलन का रूप भी ले रहा है? नहीं, वो तो करना ही पड़ेगा। देखिए, मैंने आपको बताया ना, इस जजमेंट के बाद ये हो गया तय, कोई भी बच्ची कानूनी रास्ता इख्तियार करने से डरेगी जिसके साथ ये होगा, रेप होगा, गैंग रेप होगा। क्यों डरेगी? क्योंकि उसे लगेगा अगर मैंने पुलिस को बताने की चेष्टा की तो मेरे पिताजी की हत्या होगी, मेरे चाची और मौसी की हत्या होगी, मेरी हत्या ऑलमोस्ट हो ही जाएगी, बाल बाल बचूंगी मैं, मेरे वकील की हत्या कर दी जाएगी, और फिर भी अदालत, वो भी डिवीज़न बेंच हाई कोर्ट दिल्ली की, इसको दया का पात्र पाएगी और मुझे नहीं पाएगी। बलात्कारी को या एप्स्टीन गैंग के जो मेंबर हैं सेंगर साहब को फिर भी दया का पात्र पाएगी और मुझे नहीं पाएगी। सर, इस पूरे मामले में इसलिए एक भी बच्ची सेफ नहीं है। अब घरों में से ये दरिंदे इस वक्त, इनके हौसले आसमान को छुए रखे हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह बोल रहे हैं कि देर में न्याय मिला, यूपी के मिनिस्टर्स बोल रहे हैं बहुत अच्छा हुआ, हंस रहे हैं, उन्नाव जाओ। अब उनको अच्छे से पता है, योगी जी को भी पता है अच्छे से कि सुप्रीम कोर्ट ने ये केस ट्रांसफर करा के उसको घर भी दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने दिलवाया है, तो उनको अच्छे से पता है सब। लेकिन उसके अलावा बहुत सारे सोशल मीडिया पे जो विमेन एक्टिविस्ट अपने आप को कहते हैं, वो इस बच्ची का चरित्र हनन करने में पूरी लंबी चौड़ी वीडियो बना बना के भेज रहे हैं। इस पूरे मामले में तो जनता को खड़ा होना पड़ेगा अपनी बच्चियों की रक्षा करने के लिए, नहीं तो आपके घरों में घुस के ये दरिंदे एप्स्टीन वाले, एप्स्टीन के मेंबर्स आपके घरों में घुसेंगे, बच्चियां उठा के ले जाएंगे आपकी। मैं आपको ये वार्निंग दे रहा हूं, आप समझ जाएं पूरे देश वाले। पुलिस की लाठी खाओ, गोली खाओ, सड़क पे आओ, बच्चियां बचाओ, ये नारा होना पड़ेगा। सर, इस पूरे केस में, क्योंकि आप इसको वकील के तौर पर, सर जो पब्लिक सर्वेंट, ये जो कुलदीप सेंगर है या नहीं, इसको लेकर भी बहस थी, ये पूरा क्या मामला था? ये बाल की खाल निकालने की कानून में मनाही है। बेल, जब इस तरह की जो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस होती है, कानून में पूरी तरीके से मनाही है। ये भी एक इस जजमेंट की क्रिटिसिज्म है। अब चलिए बाल की खाल ही निकाल लेते हैं। जो मैंने आपको बताया ना कि सज़ा क्या हुई है, किस बेसिस पे ये बाल की खाल निकाली गई है, कि जब ये अपराध हुआ था तब ये 7 साल की सज़ा थी इसकी, ठीक, और ये 6.5 साल तक काट चुके हैं, और तिहाड़ जेल तो तत्पर बैठी है रेमिशन देने के लिए। वो झूठ सच करके रेमिशन देके उनकी 7.5 साल दिखा दी उन्होंने, सब कोरा झूठ, फ्रॉड। तिहाड़ जेल वाले क्या ईमानदारी से काम करेंगे? कुलदीप सिंह सेंगर को मदद ही करेंगे जब सीबीआई एकदम पूरी ताकत लगा के मदद। कुलदीप सिंह सेंगर, उसको बीजेपी ने अपनी पार्टी से निकाल दिया, इतने ताकतवर नेता हो गए कि उन्होंने सबको मैनेज कर लिया। आप ऐसी बातें कह रहे हैं। जो एप्स्टीन का नाम मैं क्यों ले रहा हूँ बार बार, ये निकाले हुए, जो पार्टी से निकाले हुए हैं ना, वो उनके एक बड़े इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है भारतीय जनता पार्टी के। आज उन्होंने रिश्ता किया है इनके परिवार में, ठीक, निकाले हैं ना, क्योंकि घृणित कार्य करते हुए निकाले गए थे, एप्स्टीन कार्य करते हुए। फिर रिश्तेदारी बीजेपी वालों ने की। एक बात, चलिए ये तो छोटी बात है, पर्सनल मामला है, अपनी अपनी पसंद है, किसको कौन सा परिवार पसंद आता है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। चलिए ये तो हो गई एक बात, वो भी बहुत बड़े पावरफुल नेता है। उसके बाद ये जो सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशंस, देश के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, बड़े बड़े वकील पूरी ताकत लगा के झूठी रिपोर्ट्स, फर्जी रिपोर्ट्स फाइल करके सुप्रीम कोर्ट में मदद कर रहे हैं, क्या ये निकाले गए विधायक के लिए करेंगे? सीबीआई अपना वकील जो इतनी से सच बोलने लगा था, इतना सा, उसको विड्रॉ कर लेगी। ये इनके लिए फांसी की सज़ा नहीं मांगेंगे अगर ये बीजेपी और मोदी जी और अमित शाह जी डायरेक्ट से साठगांठ नहीं होती। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मेरे जैसे लोग लड़ सकते हैं, लेकिन अदालत में मैं बार बार बोलता हूँ, सिर्फ 20% लड़ाई होती है, 80% ऐसे मुद्दों पे, बड़े मुद्दों पे। सड़क पे लड़ाई लड़नी होगी। 2018 में 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस आके बता चुके हैं प्रेस में, हमारे ऊपर दबाव है। तब से ही तो हम जैसे अम्बेडकरवादी सड़कों पे आके आंदोलन भी कर रहे हैं। हमारा काम थोड़ी है सड़क पे आके आंदोलन करने का, हम लोग तो वकील हैं।
अदालत में लड़ें, लेकिन हमें पता है 20% हम सबसे अच्छी भी काम कर लेंगे तो सिर्फ 20% आता अब सर है। आखिरी सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि पूरा देश आप पे ही निगाहें गड़ाए हुए हैं कि राजा साहब अगर केस लड़ रहे हैं तो अब क्या जमानत होगी, जमानत लेने में वो कामयाब हो पाएंगे, बाहर निकल पाएंगे या नहीं? आपको क्या लग रहा है क्या होगा, क्योंकि आप पूरी गहराई को आप समझते हैं, जानते हैं। जनता को जो आंदोलन करना है, अगर ये आंदोलन हो गया तो ये फांसी का केस है। जो उसके पिताजी की हत्या की है ना, वो ये फांसी का केस है डायरेक्ट। इसमें फांसी के अलावा कोई सजा हो ही नहीं सकती। कुलदीप सिंह सेंगर साहब को फांसी ही होगी और उसके लिए मैं पूरी ताकत से कार्रवाई कर रहा हूँ, लेकिन पूरी ताकत भी मेरी 20% हो सकती है। ये मैं बार बार आपको अपनी मजबूरी बता रहा हूँ। और हम, मेरे जैसा कोई वकील नहीं होगा तो वो 5 मिनट तक भी खड़ा नहीं रह सकता। इस बच्ची ने खुद बताया कि एक वकील साहब के पास गई थी, उसने बोला था ऐसा केस है, पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो जाएगी, वकील पैरे मारे गए, 5 लाख रुपए पर अपीयरेंस लूँगा, हर पेशी के 5 लाख रुपए। आज तो बहुत से लोग कह रहे हैं ना, और वो इसलिए कह रहे होंगे कि अभी इसके वकील बन जाओ, सामने से पैसे ले लो। मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत सारे मेल भी ले लेंगे सामने से। हाँ, अब तो ले लेंगे ना, क्योंकि अब हाईलाइट हो गया। तो ये तब तो ऐसे सोच रहे थे ना कि भाई धक्के से हो ही रहा है हमारा काम, मेरे आने से सारा समीकरण इनका बिगड़ गया। तो फांसी ही होगी, लेकिन जनता का साथ चाहिए। तो और जमानत नहीं हो पाएगी आप ये कह रहे हैं अब भी? नहीं, जमानत के लिए तो हमने दूसरी जो अपनी प्लान बी लगा रखा था ना, उससे बची हुई है, लेकिन वो पतला तार है, बड़ा इसका दरवाजा खुल चुका है। ये तो हमने अपनी स्ट्रैटेजी लगा के, लीगल स्ट्रैटेजी लगा के रुकवा रखी है किसी तरीके से। मैं अपनी बिल्कुल इसमें वो नहीं कर रहा हूँ, मेरी भी कोई वो नहीं है एक्सप्लेनेशन। ये एक्सप्लेनेशन कोई हो ही नहीं सकता। तो सर पीड़िता को न्याय मिल पाएगा, आपको क्या लग रहा है? जनता न्याय दिलवाएगी। मैं अपनी ताकत लगा सकता हूँ, और जब तक मेरा दम है मैं रुकवा के रखूंगा, और मैं फांसी दिलवाने के लिए कार्य कर रहा हूँ। अभी गैंग रेप का केस नीचे चल रहा है, उसमें भी कुलदीप सिंह सेंगर साहब को जो CBI है उसने मुलजिम ही नहीं बनाया। जिस व्यक्ति ने गैंग रेप करवाया वो उसमें मुलजिम ही नहीं बनाया। और कोई सबूत चाहिए? हाईएस्ट लेवल से इन्वॉल्वमेंट का भारतीय जनता पार्टी, RSS और सबका। और वो बृजभूषण शरण सिंह साहब तो छाती ठोक के कह ही रहे ना, हम हैं। तो ये समझ लें बात, वो भी समझ लें, और बाकी जो उनके बाहुबली है ना, जितने सब समझ लें। इसमें वकील एक ईमान वाला अम्बेडकरवादी है, इतना ये पहलवान बेटियों वाला ये जो प्रकरण है ना, पुलिस के साथ मिली भगत करके एक झूठी वो बनवा लेना, मिली भगत वाली, इसमें अम्बेडकरवादी वकील हैं। ये ध्यान रखना, होशियारी से रहो और लिमिट में रहो। ये मैं बता रहा हूँ साफ साफ तौर पे। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए।